और अब एक बार फिर बात करते हैं युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। यूरोप के 10 देशों ने बहुत बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन में डेटरेंट फोर्स भेजेंगे यूरोप के 10 देश। रूस के हमले से निपटने की तैयारी की जा रही है यूरोप के इन देशों के द्वारा। तो 10 देश हैं यूरोप के जो मिलकर एक डेटरेंट फोर्स भेजेंगे यूक्रेन में। एक और बड़ी खबर ये कि वॉशिंगटन में यूक्रेन पर होगी एक और बड़ी बैठक। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कीन करेंगे इसकी अहम बैठक। जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली इस बैठक में शामिल होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कीन इस मीटिंग को करने वाले हैं, उसकी अध्यक्षता वो करने वाले हैं, लेकिन इसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड, इटली जैसे देश शामिल होंगे। एक बार फिर एक और बहुत अहम बैठक होने वाली है वॉशिंगटन में यूक्रेन के मुद्दे पर। पॉलिटिको के हवाले से इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पॉलिटिको के हवाले से खबर यह कि यूरोप के नेताओं को पुतिन पर भरोसा नहीं है। पुतिन के शांति प्रस्ताव पर यूरोप के नेताओं को यकीन नहीं है। यूरोप के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर नहीं, लेकिन तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हो रही थी तब भी जर्मन चांसलर ने बात कही थी कि सीज फायर होना चाहिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि यूरोप के नेताओं को पुतिन पर भरोसा नहीं है। बड़ा सवाल यह भी कि पुतिन पर भरोसा क्यों नहीं है। यूरोपीय नेताओं को संदेह है पुतिन शांति नहीं, यूक्रेन की हार और सरेंडर चाहते हैं। ट्रंप की बातचीत का समर्थन क्या है? दरअसल वार्ता का समर्थन, क्योंकि क्रेमलिन की नीयत सामने आए। पुतिन पर दबाव की रणनीति है ये। वार्ता पुतिन की गलत नीयति साबित करने का एक अहम तरीका है। अगर पुतिन रियायत नहीं देंगे तो यूरोप को उम्मीद है कि ट्रंप का रुख और फिर कड़ा हो जाएगा। कड़े प्रतिबंधों की तैयारी की जा रही है, यानी अमेरिका रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। वॉशिंगटन में महामंथन की शुरुआत हुई तो ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर मिसाइलों से भारी आघात भी हुआ। रूस ने शायद पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की शुरुआत हुई, ठीक उसी समय यूक्रेन के 6 प्रांतों पर जबरदस्त हमले हुए। रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और उसके बाद क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन की रिफाइनरी से लेकर गैस स्टेशन तक हमले किए गए। यूक्रेन का पलटवार भी जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस से हंगरी तक तेल की सप्लाई रुक गई है। एक तरफ वॉशिंगटन में नया इतिहास दर्ज हो रहा था तो वहीं रूसी सेना हमलों का सभी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में थी। वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ पूरा यूरोप अपनी एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं पुतिन भी दुनिया को दिखा रहे थे कि वो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट सही साबित हुई। सोमवार को रूसी एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और फिर यूक्रेन के 6 प्रांतों में मिसाइल की बरसात कर दी गई। आसमान रूसी गेरान-2 ड्रोन की आवाज से गूंज रहा था और यूक्रेन की जमीन धमाकों से थर्रा रही थी। सबसे बड़ी तबाही पोल्टावा की क्रेमेंचुक में हुई। यहां रूस ने मिसाइल और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया। ये तस्वीरें पोल्टावा के क्रेमेंचुक की है। यहां मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद पूरे इलाके में आग की लपटें नजर आईं। इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तेल और गैस का भंडार होने की वजह से पोल्टावा में बहुत ऊंचाई तक आग की लपटें देखी गई। जिस वक्त ट्रंप के साथ वार्ता की शुरुआत हुई, उसी वक्त यूक्रेन पर भयंकर हमला किया गया। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। KH-101 की मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। 70 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन में तबाही की कोशिश की गई। रूस पिछले 2 दिनों से यूक्रेन के जिस हिस्से पर हमला कर रहा है वहीं फिर प्रहार किया गया।
यानी फ्रंट लाइन का वो हिस्सा जहां रूसी बॉर्डर बिल्कुल करीब है और जिस हिस्से पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। ऊपर चेरनीहिव से लेकर नीचे ज़पोरिज़िया तक हमले किए गए। रूस का मकसद यूक्रेन सेना के ठिकानों को नष्ट करना था। इसके लिए गेरान 2 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पोल्टावा में 40 ड्रोन हमले किए गए। सूमी में 5 बार ड्रोन हमला हुआ। खार्किव पर 15 बार ड्रोन हमला किया गया। रूस ने यूरोप को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर्स से हमला किया। इस दौरान रूस के ओलेनिया बेस से कई बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इस बीच रूसी सेना ने सूमी को लेकर एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। सूमी में खास ऑपरेशन की वजह सूमी में लगातार रूसी सेना को मिल रही मात है। यूक्रेनी सेना ने सूमी से फिर कुर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें रूस के जनरल गंभीर रूप से जख्मी है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज से बदला ले रही है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों को टारगेट किया जाएगा। रूस अपने जनरल पर हमले का इंतकाम लेगा। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन सेंटर को नष्ट कर दिया है। यहीं यूक्रेनी सेना ने हथियारों का गोदाम भी बनाया था। रूस फाप 3000 बम से भी हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोग्राद में बम से हमला किया। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया। काला सागर के किनारे ओडेसा में भी रूस के हमले जारी हैं। यहां अजरबैजान की कंपनी के तेल ठिकानों को ड्रोन से टारगेट किया गया। पुतिन जब अलास्का गए थे तब रूस पर भीषण हमले हुए थे। अब ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने पर यूक्रेन पर हमले हुए हैं। सोमवार के हमलों को यूक्रेन से रूस का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने फिर ड्रोन से हमला किया। पुतिन से बदला लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग में 400 स्क्वायर मीटर के दायरे में आग फैल गई। रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने फिर रूस से निकलने वाली एक पाइपलाइन को टारगेट किया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई रुक गई है। ज़पोरिज़िया में एक दिन पहले रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, तो वहीं आज यूक्रेन ने इसका बदला लिया। रूस की एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। तेल ले जाने वाली ट्रेन में आग लग गई। वोल्गोग्राद में भी रेल रूट को निशाना बनाया गया। तेल रिफाइनरी पर भी हमलों का सिलसिला जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रोजनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी बंद है। 14 अगस्त को यूक्रेन ने यहां हमला किया था। लुकोइल रिफाइनरी में प्रोडक्शन रुक चुका है। 15 अगस्त को यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया था। इसी तरह गैस पाइपलाइन भी निशाने पर है। द्रुजबा पाइपलाइन पर हमले से पहले यूक्रेन ने इसी महीने सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया था। इस महीने रूस के वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन में ड्रोन हमले से भयंकर धमाका हुआ। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान आती है और फिर कजाकिस्तान होते हुए रूस में गैस की सप्लाई पहुंचाती है। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों से यूरोप उत्साहित है और रूस की शर्तों को ना मानकर युद्ध आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यूरोप को भरोसा है यूक्रेन के जरिए पुतिन के गुरूर को तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर क्रेमेंचुक से। क्रेमेंचुक पर रूस ने बारूदी प्रहार किया। यूक्रेन के ऑयल डिपो को नष्ट किया है। क्रेमेंचुक में तेल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक किया गया। रूसी हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है कि यूक्रेन में सेना भेजेंगे यूरोपीय देश। अमेरिकी वायुसेना करेगी यूरोप की मदद, यानी अमेरिका यूरोप की मदद करेगा और यूरोप की तरफ से भेजे जाएंगे सैनिक यूक्रेन में।
बड़ी खबर है क्योंकि यूक्रेन लगातार ये मांग कर रहा है कि उसे सुरक्षा गारंटी दी जाए, उसकी सेना को और मजबूत बनाया जाए, उसे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए और इसमें अब यूरोपीय देश उसकी मदद करने वाले हैं और प्रमुखता के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी यूरोपीय यूक्रेनी आयोग का गठन किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया। आयोग में होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य सलाहकार भी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में अमेरिका और नेटो की चुनौती बहुत बड़ी है। रूस के आक्रामक रुख से अमेरिका और नेटो परेशान है। यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस यूक्रेन पर काम करने के लिए ट्रंप ने अपनी छुट्टी कैंसिल की है। यूक्रेन में जमीनी सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा अमेरिका, ये वो कई बार साफ कर चुका है, लेकिन यूरोप और यूक्रेन की मदद करेगी अमेरिकी वायुसेना। एक और बड़ी जानकारी ये भी कि वॉशिंगटन मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया जो पुतिन ने अलास्का वार्ता के दौरान ट्रंप के सामने रखी थी और इस मीटिंग के सेंटर में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का मुद्दा आ गया। माना यह जा रहा है कि ये सब कुछ यूरोप और यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा था ताकि इस वार्ता में ट्रंप ज़ेलेंस्की पर शर्तों को मानने के लिए दबाव नहीं डाल सके। लेकिन डर यह है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की जिद यूरोप में एटमी तबाही ला सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। Just one is security guarantees, and we are very happy. We're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe and the United Kingdom as well. Security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. We will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model. व्हाइट हाउस में सदी की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था रूस यूक्रेन युद्ध विराम और शांति के लिए पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की को राजी करना। लेकिन यूरोपीय नेताओं से लेकर ज़ेलेंस्की तक सभी के मुंह से जो शब्द सबसे ज्यादा निकला वो था सुरक्षा गारंटी, जिसकी मांग सभी ने यूक्रेन के लिए की। And in order to have such a long-standing peace for Ukraine and for the whole continent, we do need security guarantees. And the first one is clearly a credible Ukrainian army. अब यही सुरक्षा गारंटी यूरोप में तबाही की घंटी बजा रही है। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले यूरोप और ज़ेलेंस्की के उस प्लान के बारे में जान लीजिए जिसमें ट्रंप फंसते चले गए। माना जा रहा है कि यह सब कुछ यूरोप और यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बीच बैठक हुई थी। इसी बैठक में अमेरिका के साथ बातचीत की पूरी सूची तैयार की गई। इसी सूची में टॉप पर यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को रखा गया। इसी दौरान हथियार सौदे के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी, जो यूरोप का प्लान भी था। प्लान के मुताबिक यूरोपीय देशों ने ट्रंप के सामने युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया और दो मांगे रखी। पहली, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और दूसरी, नाटो के आर्टिकल 5 जैसे कानून। यूरोप के रुख को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक आए क्रेमलिन के एक बयान ने सारा खेल पलट दिया। मीटिंग के दौरान क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पश्चिमी देशों का एक भी सैनिक यूक्रेनी धरती पर स्वीकार्य नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस स्टेटमेंट के बाद ट्रंप का मूड बदल गया, जिसे देखते हुए यूरोप ने अपना प्लान बी लागू कर दिया। यूक्रेन ने ट्रंप के सामने $100 अरब की हथियार खरीद का बड़ा ऑफर रखा, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। डील के मुताबिक यूक्रेन अमेरिका से $100 अरब के हथियार खरीदेगा। इन हथियारों के लिए पैसे यूरोप चुकाएगा।
यूक्रेन और यूएस के बीच ड्रोन प्रोडक्शन पर 50 अरब डॉलर के समझौते पर भी बात हुई। इस समझौते के तहत यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन में अमेरिका मदद करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो हथियारों की डील पर बात होते ही ट्रंप एक बार फिर सुरक्षा गारंटी की बात पर सहमत हो गए और रूबियो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो सुरक्षा गारंटी के तरीकों पर विचार करेगी। हालांकि इनमें से किसी भी विकल्प पर रूसी राष्ट्रपति शायद ही राजी होंगे, क्योंकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं यूक्रेन की जमीन पर यूरोप के सैनिक या हथियारों की डिप्लॉयमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की की माने तो इसे लेकर 10 दिन में फैसला लिया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो नाटो प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस पर फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले रूस को डोनेस्क और लुहांस्क का आधिकारिक हक देने पर मोहर लग सकती है, क्योंकि ट्रंप पुतिन के लिए जमीन के इस हिस्से की अहमियत जानते हैं। – 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क और लुहांस्क में खनिज का बड़ा भंडार मौजूद है। यूक्रेन के खनिज संसाधनों की कुल कीमत 500 अरब डॉलर है। सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क में 150 अरब डॉलर के खनिज मौजूद है। यहां टाइटेनियम, लिथियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, ग्रेफाइट और निकल का बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि इसी खनिज के बदले अमेरिका और यूरोप पुतिन से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की शर्तें मनाने का दबाव डाल सकते हैं। हालांकि यूरोप की यह ट्रिक काम करेगी, इसकी उम्मीद भी बेहद कम है, क्योंकि पुतिन की नजर सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क पर नहीं, बल्कि संपूर्ण यूक्रेन और जमीन के हर उस हिस्से पर है जिसे वो रूस की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। यानी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की जिद ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटना पड़ सकता है। ट्रंप के शांति शिखर सम्मेलन के बाद यूक्रेन में बड़े बदलाव की उम्मीद जाग उठी है। लेकिन क्या 15 दिन बाद ज़ेलेंस्की की गद्दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्यों? यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। यूक्रेन के पूर्व टॉप जनरल ज़ालुज़नी अहम विकल्प हैं। फिलहाल इंग्लैंड में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं ज़ालुज़नी। राष्ट्रपति पद की दावेदारी भी कर सकते हैं ज़ालुज़नी। ज़ेलेंस्की के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। चुनावी अभियान को सीक्रेट तरीके से शुरू भी किया गया है। ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेन में जल्द चुनाव के संकेत दिए। बड़ी बात यह है कि समझौता होने पर ज़ेलेंस्की पद छोड़ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की तैयारी चल रही है। सत्ता परिवर्तन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, आइए आपको ये बताते हैं। ज़ेलेंस्की की कुर्सी अगर जाएगी तो सत्ता परिवर्तन के विकल्प में विकल्प नंबर 1 है यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव से सत्ता परिवर्तन हो। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका और यूरोप के दबाव में पद छोड़ दें ज़ेलेंस्की। विकल्प नंबर 3 ज़ेलेंस्की का जाना रूस से डील का हिस्सा होगा। और विकल्प नंबर 4 विरोध के बाद यूक्रेन में राजनीतिक बदलाव होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि भारी दबाव में ट्रंप भी हैं। जल्द से जल्द त्रिपक्षीय वार्ता चाहते हैं ट्रंप। यूक्रेन पर बहुत जल्द बैठक के संकेत भी दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मुद्दे पर इस कदर इसमें शामिल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अगस्त की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गर्मी की छुट्टियों में न्यू जर्सी नहीं जाएंगे ट्रंप, ये जानकारी मिल रही है। पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें ट्रंप इस वक्त अपनी छुट्टियों पर न जाकर ट्रंप ज़ेलेंस्की और पुतिन की बैठक कराने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला अमेरिका का यह कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन को जारी रहेगी लेकिन अमेरिकी सैन्य मदद, तो अमेरिकी सैन्य मदद जारी रहेगी लेकिन यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे डोनाल्ड ट्रंप।
वॉशिंगटन में नेटो, ईयू नेताओं और ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की लंबी चर्चा हुई, लेकिन अपनी ही बुलाई मीटिंग में ट्रंप को अचानक पुतिन की याद आई। उन्होंने बैठक के बीच से ही पुतिन को फोन मिलाया। उसके बाद ऐलान किया कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बैठक जल्द होगी। फिर वो खुद ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ वार्ता करेंगे, जबकि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की मांग ये थी कि उसे भी चर्चा में शामिल किया जाए, क्योंकि यूरोप की शांति भी दांव पर लगी हुई है। मगर ट्रंप ने इसे सुनकर अनसुना कर दिया। ये नीति ट्रंप की नहीं बल्कि पुतिन की है। ट्रंप के मंच पर ट्रंप कार्ड कैसे फेल हुआ और कैसे पुतिन इस मीटिंग में लॉर्ड बनकर उभरे, इस रिपोर्ट में देखिए। In a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not आशंकाएं बाकी हैं, संशय बना हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी बैठक बेनतीजा रही। व्हाइट हाउस सम्मेलन के निर्देशक पुतिन बनकर उभरे। ट्रंप कार्ड बेअसर रहा और अभी भी सवाल बाकी है कि युद्ध विराम होगा या नहीं। यूरोप के 8 नेताओं के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था युद्ध विराम, लेकिन एजेंडा पूरा नहीं हुआ। बैठक जारी रही और उसी बैठक के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले। जब ट्रंप युद्ध विराम पर मंथन कर रहे थे, तब रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही थी। यूक्रेन की मदद के लिए व्हाइट हाउस की बैठक में पूरा यूरोप और नाटो शामिल थे। उर्सुला वॉन डेर लेन ईयू के 27 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टामर बैठक में थे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब मौजूद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी थी। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्स थे और मार्क रूटे नाटो के 32 देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। जब ये सब नेता व्हाइट हाउस में थे, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कान में कहा कि पुतिन उनके लिए डील करने को तैयार है। लेकिन माइक इतना हाईटेक थे कि फुसफुसाहट भी रिकॉर्ड हो गई। I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds. Just sit down. Sit down, everybody. Okay. Hi, Mark. इसके बाद ट्रंप ने ऐतिहासिक मंथन की मेज पर भी कहा कि उन्हें पुतिन पर भरोसा है। I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पावरफुल मीटिंग बुलाकर भी अपने ही घर में ट्रंप उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। पूरे 3 घंटे चली रस्साकशी के बाद आखिरकार ट्रंप को मीटिंग छोड़कर पुतिन की शरण में जाना पड़ा। बैठक में जो भी चर्चा हुई, उसके बारे में ट्रंप ने तुरंत पुतिन को जानकारी देने का फैसला किया। पुतिन से फोन पर बात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया, रूस और यूक्रेन की सीधी बातचीत तय है। पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलकर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का प्रबंध किया जा रहा है। बैठक की जगह अभी तय की जाएगी। दोनों की बैठक के बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मैं शामिल रहूंगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन और रूस के संपर्क में 2 से 3 हफ्ते में ये बैठकें हो सकती हैं। A week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue?
ट्रंप समाधान पर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि पुतिन जेलेंस्की या ट्रंप पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग के लिए सहमत है। बल्कि क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी हुआ कि ट्रंप पुतिन की चर्चा काफी हद तक सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने अपनी बात स्पष्ट करके रखी। मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता का स्तर बढ़ाने पर सहमति बनी। यानी क्रेमलिन कह रहा है कि सिर्फ यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल की सीधी वार्ता पर चर्चा हुई है। ट्रंप की बैठक में ट्रंप कार्ड भी नहीं चला और यूरोप के कोएलिशन ऑफ विलिंग का प्लान भी फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन और नाटो सीज फायर के बाद चर्चा का दबाव बना रहा था। ट्रंप ने कहा कि चर्चा के लिए सीज फायर जरूरी नहीं, स्थायी समाधान खोजा जाए। यूरोपियन यूनियन 4 पक्षों यूएस, रूस, यूक्रेन और ईयू की वार्ता चाहता था। ट्रंप केवल त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हुए। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन की जमीन रूस को ना सौंपी जाए। ट्रंप जमीन के मुद्दे से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि जमीन पर वार्ता का अधिकार यूक्रेन को है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले। ट्रंप ने सिर्फ आश्वासन दिया है। सुरक्षा गारंटी का मॉडल क्या होगा, यह साफ नहीं। यानी इस बैठक में परोक्ष तौर पर जीत पुतिन की हुई है। इसीलिए बैठक पर रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि रूसी विरोधी युद्ध भड़काने वाला कोएलिशन ऑफ विलिंग ट्रंप को अपने झांसे में नहीं ले पाए। ट्रंप के साथ बैठक में जेलेंस्की ने भी पुतिन से मिलने पर सहमति जता दी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। यूक्रेन की 22% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है। बैठक में भी वो नक्शा रखा गया जिसमें रूस का कब्जा दिखाया गया। युद्ध के 3.5 साल बाद अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। पहले व्हाइट हाउस की बैठकों में सिर्फ यूक्रेन और यूरोप का पक्ष मजबूत था, लेकिन अब रूस का पक्ष रखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। अब अगले 2 या 3 हफ्ते में होने वाली गतिविधियों से युद्ध विराम की तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि ट्रंप का रुख पुतिन के लिए नरम है और वो यूरोप के एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के अग्रेशन के आगे बैकफुट पर हैं जेलेंस्की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं जेलेंस्की पुतिन से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पुतिन और जेलेंस्की की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। दोनों को बातचीत की मेज पर लाने में जुटे हुए हैं ट्रंप। अमेरिका कर रहा है त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद रहना चाहते हैं। एक ट्राइलेटरल मीटिंग की कोशिश लगातार ट्रंप कर रहे हैं। पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की की मीटिंग अमेरिका से यूरोप तक तैयारी है इसकी। शिखर वार्ता नाकाम होने के बाद ट्रंप की एक और कोशिश है। पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात कराना चाहते हैं ट्रंप। जेलेंस्की ने भी ये जताई है इच्छा कि पुतिन के साथ वो बैठक करें। ट्रंप ने की है पुतिन और जेलेंस्की से त्रिपक्षीय बैठक को लेकर बातचीत। जल्द ही हो सकती है पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की की ये अहम मीटिंग, जिसके लिए खुद ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में जारी जंग की आग बुझाने के लिए ट्रंप अब महत्वपूर्ण भूमिका में है, लेकिन उनकी भूमिका सार्थक तभी होगी जब वो जंग रुकवा दें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डील जिस बिंदु पर अटकी है वो है क्षेत्रीय अदला बदली, जिस पर ना तो यूक्रेन राजी है और ना ही यूरोपीय देश। इसीलिए डोनबास में जंग एक बार फिर से भड़क गई है, यानी वार्ता असफल रही है। लेकिन वॉशिंगटन वार्ता से एक युद्ध विराम के लिए उम्मीद की किरण जागी है, जिसमें पुतिन जेलेंस्की की द्विपक्षीय भूमिका होगी। तो क्या समाधान का रास्ता बनेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बैठक सकारात्मक पे है, शांति वार्ता क्यों असफल? वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ जेलेंस्की और यूरोपीय नेता युद्ध विराम की वार्ता कर रहे थे। उसी समय रूस ने इस्कंदर मिसाइल से डोनेत्स्क के नोवोडोनेत्स्क में प्रहार किया।
ऐसा प्रहार जिसमें यूक्रेनी सैनिक और उनके गोला बारूद का काफिला तबाह हो गया। दरअसल इस हमले का अर्थ दो चेतावनी है। पहली ये कि डोनबास रीजन की शर्त पर पुतिन कोई ढील नहीं देंगे, और दूसरी यूक्रेन डोनबास क्षेत्र में सेना भेजकर वार्ता के रास्ते बंद ना करे। हालांकि इस हमले को रूस की बढ़ रही आक्रामकता के नजरिए से भी देखा जा सकता है, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों के मूल कारण अलास्का वार्ता में ट्रंप के सामने जाहिर कर चुके हैं। कारण है डोनबास क्षेत्र से जेलेंस्की का सौतेला व्यवहार, रूसी भाषी और वहां के लोगों को मान्यता न देना, क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में डोनबास का दोहन करना। यही वजह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बैठक तो की, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में उन्होंने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। यानी पुतिन जो क्षेत्रीय अदला बदली चाहते हैं उस पर वार्ता विफल रही। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की के लिए यह मुद्दा इतना संवेदनशील है क्यों? इसका कारण है कि डोनबास रीजन पर सहमति बनी तो यूक्रेन पूर्वी क्षेत्र खो देगा, और यह सामरिक और राजनीतिक स्तर पर जेलेंस्की की हार होगी। यही नहीं, संविधान के आधार पर भी जेलेंस्की विफल साबित होंगे। इसीलिए जेलेंस्की इस मुद्दे पर डील के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन भी शर्त पर अड़े हैं। इसीलिए युद्ध के बादल और गहरा गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर एक बीच का रास्ता निकालने के संकेत भी ट्रंप जेलेंस्की की वार्ता में मिल गए। इसका सीधा मतलब है कि लैंड डील के लिए जेलेंस्की भले ही तैयार नहीं है, लेकिन वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है और युद्ध विराम के लिए दोनों द्विपक्षीय डील करेंगे। लेकिन क्या पुतिन डोनबास रीजन पर अपनी शर्तें छोड़ने को तैयार होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि जेलेंस्की ने ट्रंप को एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा है जिसमें कई शर्तें हैं। शर्त यह है कि यूक्रेन संविधान के तहत क्षेत्रीय रियायत को मान्यता नहीं देगा। अगर रूस का कब्जा डोनबास पर बना रहा तो नीपर तक पहुंचने के लिए वो पुल हेड बना सकता है। इसके अलावा व्यापक शांति समझौते के लिए पहले युद्ध विराम किया जाए, रूस से हमले में हुए $300 अरब के नुकसान की भरपाई की जाए और रूस को प्रतिबंधों में राहत शांति समझौते का पालन करने पर ही दी जाए। अब यह तो तय है कि पुतिन इन शर्तों के आधार युद्ध विराम के लिए शायद ही तैयार होंगे। लेकिन डोनबास पर अगर सहमति बनी तो शायद पुतिन इन शर्तों को भी मान और दूसरे क्षेत्रों के लिए रियायत के रास्ते खोल, जिसके संकेत पुतिन दे भी चुके हैं। यही वजह है कि शांति वार्ता की तरफ बढ़े रूस और यूक्रेन के कदमों के बावजूद डोनबास रीजन में बारूदी विनाश की गति कम नहीं हो रही है। हालांकि ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि अगर उनकी मध्यस्थता में डील नहीं हो पाती है तो वो सिर्फ यूरोप को हथियार बेचेंगे, यूक्रेन से दूरी बना लेंगे। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने उन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्र का मानचित्र दिखाया, ट्रंप को उम्मीद की किरण नजर आई। इस मानचित्र में दिखाया गया कि यूक्रेन के कितने क्षेत्र पर रूस का कब्जा है और रूस के साथ कितने क्षेत्रों पर इस समय जंग चल रही, जिसके बाद ट्रंप ने इस विषय का हल निकालने का आश्वासन जेलेंस्की को दे दिया। हालांकि दावा यह भी है कि बैठक बीच में रोककर ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था, जिसके बाद उन्होंने विवादित क्षेत्र मानचित्र के समाधान का आश्वासन दिया। भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर है। वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। केंद्र सरकार ने
97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ करीब 62,000 करोड़ रुपए का होगा। इस परियोजना को लेकर रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 30 नवंबर 2023 को स्वीकृति दी थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में रक्षा मंत्रालय ने इस खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे के तहत विमानों की आपूर्ति की प्रक्रिया 2026-2027 से शुरू होगी और इसे चरणबद्ध तरीके से 4 से 5 साल में पूरा किया जाएगा। LCA तेजस मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। LCA मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तेजस मार्क 1A कितना अचूक है? इसकी स्पीड सबसे पहले आइए आपको बताते हैं। इसकी स्पीड है 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉम्बैट रेडियस इसका 500 किलोमीटर का है। सर्विस सीलिंग इसकी 50,000 फीट है। एक बहुत शक्तिशाली विमान है ये। 4th प्लस जनरेशन के AESA रडार से ये लैस है। टारगेट को लंबी दूरी से ट्रैक करने में भी सक्षम है। एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइल से लैस है और प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब ले जाने में भी सक्षम है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगा हुआ है। दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। रुक करते हैं अगली खबर का। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा और भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक बातें कहकर माहौल बनाया। इसी बीच अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक विशालकाय ट्रक की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई। इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर भारतीय था। दरअसल हरजिंदर सिंह नाम का ये ड्राइवर हाईवे पर ट्रक दौड़ा रहा था। अचानक इसने एक गलत यू टर्न ले लिया। जिस वक्त ये यू टर्न लिया गया उस वक्त एक वैन पीछे से तेज रफ्तार से आ रही थी। वैन का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा सका और वैन ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में वैन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हरजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में सियासत होने लगी है। खुद ट्रंप प्रशासन ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और उस पर उतर आया है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हरजिंदर सिंह अवैध शरणार्थी है। अवैध शरणार्थी होने के बाद भी उसके पास कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस था। वहीं अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कैलिफोर्निया प्रांत के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि और कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। होमलैंड सुरक्षा विभाग के सवाल पर गैविन न्यूसम ने जवाब दिया है और कहा है कि जब हरजिंदर सिंह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे तब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। दरअसल 2018 में हरजिंदर सिंह ने अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश की थी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर जनवरी 2019 में उससे इमिग्रेशन बॉन्ड लिया गया और रिहा कर दिया गया। अब ट्रंप की पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जो शख्स अवैध तौर पर अमेरिका पहुंचा उसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी कर दिया गया। लोकसभा में बिल फाड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है। दुर्व्यवहार करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी थी। बिल की कॉपी फाड़ अमित शाह की तरफ फेंका गया था। आज पेश हुए 3 बिलों को लेकर भारी विरोध विपक्ष का था संसद में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता और पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय। अमोद, क्या जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि उस वक्त भी अध्यक्ष लगातार ये कह रहे थे कि ये व्यवहार किसी सूरत में ठीक नहीं है, विरोध किया जा सकता है लेकिन इस तरह से नहीं। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, जिस तरह का आचरण आज रहा लोकसभा में और जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था, मैं साक्षी था और काफी अरसे बाद इस तरह का माहौल लोकसभा के अंदर देखने को मिला। आक्रामक सांसद गृह मंत्री की तरफ बढ़े थे और विपक्ष के जितने सांसद थे एक तरह से लामबंद होकर वेल में आए थे और वैसे में गृह मंत्री के सामने पेपर उनके चेहरे के सामने उड़ाया गया, उनके माइक की तरफ हाथ बढ़ाया गया और उसके एवज में जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो भी आगे बढ़ गए थे। ऐसा लगा, एक समय ऐसा आया जैसे लगा कि कुछ धक्का मुक्की भी हो सकता है। लेकिन कुछ नाम वो लोग जो सबसे आगे थे जिन्होंने बिल फाड़ा।
देखिए, टीएमसी के सांसद थे, लेकिन उनकी पहचान की जा रही है। निश्चित तौर पे लोकसभा सेक्रेटेरिएट उसकी जांच करेगा और उनके चेहरे को रीड किया जाएगा कि किसने क्या क्या किया। कार्रवाई करने की स्थिति में उन सभी सांसदों के ऊपर कार्रवाई होगी। खास करके उसमें टीएमसी के सांसद सबसे आगे थे और उनके द्वारा ज्यादा आक्रामकता दिखाई जा रही थी। जी, के नामों की अभी तक माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि जानकारी देते हैं अमोद, कार्रवाई होगी उन सांसदों के खिलाफ, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से जिन्होंने बिल की कॉपी को फाड़ा और हंगामा किया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 22, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, बिल को संयुक्त कमेटी में भेजा गया है, लेकिन बिल का विरोध कर रहा है विपक्ष और जोरदार हंगामा इस वक्त हमने लोकसभा में होता हुआ देखा, जिसके बाद अब सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लेकिन बिल को संयुक्त कमेटी में भेज दिया गया है। संयुक्त समिति बनाई जाएगी, उसमें इस बिल को भेजा गया है। हंगामे के बीच तीनों बिल संयुक्त कमेटी को भेज देने का फैसला लिया गया है। लेकिन तब जबकि बिल सामने रखे गए, उसके बाद विपक्ष का विरोध शुरू हुआ और लगातार नारेबाजी की जा रही थी, जिस पर अध्यक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए सांसदों का। बिल के लिए हाँ या ना कहा जा सकता है, लेकिन लगातार विपक्ष का हंगामा और विरोध होता रहा। इस बीच हंगामे के बीच ही तीनों बिल को संयुक्त समिति में भेज दिया गया है।